हाय बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों को ब्राइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग सारे वीडियो को सीरियल वाइज से देख रहे होंगे। अगर सीरियल वाइज से देखिएगा, जैसे हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके बनाकर डाल रहे हैं, अगर सीरियल से देखिएगा तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो बच्चा अगर छोड़कर, जैसे क्लास 2 को छोड़कर क्लास 3 देख लिया, क्लास 1 को छोड़कर क्लास 2 देख लिया, तो उसको समझने में काफी दिक्कत होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रेगुलर क्लास अगर आप करते हैं, क्लास में भी अगर रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो समझने में दिक्कत होती है। तो उसी तरह हम लोग का यूट्यूब चैनल का जो वीडियो आप लोग के पास है, तो उसको भी अगर सीरियल वाइज से नहीं देखेगा तो समझने में काफी दिक्कत होगी। ठीक, तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने क्लास में, जहां आप लोग को पढ़ा कर छोड़े थे। तो पीछे क्लास में हम आप लोग को बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण। ठीक, तो वहां बताए थे आप लोग को कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला टाइप में था ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। किसके आधार पर? उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो उसमें आप लोग को हम बताए थे 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो पहला नंबर में था नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड नंबर में था सिंथेसिस पॉलीमर, थर्ड नंबर में था सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। तो ये चूंकि उत्पत्ति के आधार पर, अब नेचुरल पॉलीमर किसे कहते हैं तो आप समझ सकते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होता है, कह सकते हैं। गॉड गिफ्टेड मतलब कि जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। विटामिन तो चूंकि हम लोग प्रयोगशाला में भी बनाया है, तो विटामिन को नहीं ले लेते। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, एमिलोपेक्टिन हो गया, मंड हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर। ठीक, फिर जब आप बात करते हैं सिंथेसिस पॉलीमर, तो सिंथेसिस पॉलीमर मतलब कि वैसे बहुलक जिसको हम लोग प्रयोगशाला में खुद निर्मित करते हैं, वह मानव संश्लेषित, मानव निर्मित या संश्लेषित बहुलक कहलाता है। तीसरा नंबर में था सेमी सिंथेसिस, अर्ध संश्लेषित बहुलक, यानी वैसे प्राकृतिक बहुलक जिसको हम लोग प्रयोगशाला में कुछ रासायनिक विधियों द्वारा अपने उपयोग में लाते हैं या प्राप्त करते हैं, उसको अर्ध संश्लेषित बहुलक बोला, जैसे सेलुलोज, नाइट्रेट हो गया। तो ये सब आप जो पढ़े वो किसके आधार पर था? तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। जो पीछे ये चूंकि रिवीजन करा रहे हैं, पीछे के वीडियो में ये सब बताया। ठीक, दूसरा नंबर में आप लोगों को बताए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर आप लोगों को बताया था, तो संरचना के आधार पर बताए थे 3 प्रकार के। क्योंकि बताया इसलिए बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोगों को रिवीजन करा जाएगा क्योंकि याद हो जाएगा। संरचना के आधार पर तो 3 प्रकार के बताए थे, लीनियर ब्रांचेस चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर मतलब रैखिक बहुलक, वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाई रैखिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? रैखिक रूप से, उसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। जिसमें रैखिक रूप से जुड़ा रहता है उसको लीनियर बोलते हैं। अब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे कि जैसे में हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन हो गया। इसके बाद फिर आप लोग को दूसरा नंबर में बताया था ब्रांचेस चेन पॉलीमर। तो ब्रांचेस चेन पॉलीमर किसे कहते हैं? तो ब्रांचेस चेन पॉलीमर में आप लोग को बताया था कि वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां एक दूसरे से शाखित श्रृंखलित होती हैं, शाखाएं के रूप में एक दूसरे से श्रृंखलित होती है, उसको ब्रांचेस चेन पॉलीमर बोलते हैं। फिर तीसरा नंबर में आप लोग बोले थे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, मतलब कि तिर्यक बंधित पॉलीमर। तिर्यक बंधित पॉलीमर किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां एक दूसरे से तिर्यक बंधित होते हैं, नेटवर्क जैसा जुड़े रहते हैं, उसको तिर्यक बंधित बोलते हैं। जैसे वेकेलाइट वगैरह हो गया। तो ये सब आप संरचना के आधार पर पढ़ रहे थे, रैखिक, शाखा से श्रृंखलित, तिर्यक बंधित। फिर इसके बाद तीसरा नंबर में सबसे इंपोर्टेंट जो है टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो संश्लेषण के आधार पर बहुलक आप लोग को 2 प्रकार के बताए थे, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। मतलब एडिशन मतलब कि योगज बहुलक और कंडेंसेशन मतलब कि संगुणन बहुलक। एडिशन योगज बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसमें 2 या 2 से अधिक एकलक इकाई आपस में संयुग्मित होकर जुड़कर एक नए बहुलक का निर्माण करता है, वह
बहुलक कहलाता है। यौगिक बहुलक में केवल उत्पाद मिलता है, यौगिक बहुलक कहलाता है। जैसे आपको हो गया पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर में कंडेंसेशन पॉलीमर था। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में आप लोगों को बताया था कि वैसे बहुलक जिसका निर्माण दो या दो से अधिक एकलक इकाइयों के संघनन पुनरावृत्ति के फलस्वरूप होता है। संघनन पुनरावृत्ति के फलस्वरूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक बहुलक। यौगिक बहुलक में उत्पाद भी मिलता है और सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट भी मिलता है। सह उत्पाद के रूप में क्या हो सकता है, जैसे जल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, जैसा यानी एडिशन और कंडेंसेशन में मात्र थोड़ा सा डिफरेंस। एडिशन में ओनली प्रोडक्ट और कंडेंसेशन में प्रोडक्ट के साथ साथ को प्रोडक्ट। ओके, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आप लोग को आज जो क्लास स्टार्ट करना है वह है यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स, यानी आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार। किसके आधार पर? आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार में आप देखिए थोड़ा सा, तो इसमें आप लोग को बताया था ये 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर में इलास्टोमर्स, सेकेंड नंबर में फाइब्रेस, थर्ड नंबर में थर्मोप्लास्टिक और फोर्थ नंबर में थर्मोसेटिंग। ठीक, तो ये आप लोग को 4 प्रकार, ये किसके आधार पर है? तो अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर। अंतराणविक आकर्षण, एकलक अणुओं में जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है उसके आधार पर ये बोलते हैं। इलास्टोमर्स मतलब कि प्रत्यास्थ बहुलक, आप लोग नाम सुने होंगे प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ का तो जरूर नाम सुने होंगे। इसके बाद तंतु या रेशे, तंतु या रेशे। इसके बाद थर्मो के मतलब ताप, सुगठ्य, और इसका मतलब कि ताप दृढ़ बहुलक। थोड़ा सा हिंदी लिखने में दिक्कत होती है, चलिए देखिएगा तो अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर बहुलक के कितने प्रकार? 4। प्रत्यास्थ बहुलक, तंतु या रेशे बहुलक, ताप सुगठ्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। आइए हम लोग जानेंगे इलास्टोमर्स क्या है। प्रत्यास्थ मतलब समझते हो? प्रत्यास्थ मतलब कि जिसको अगर हम लोग दबाएं तो वह आसानी से फैल जाए, फिर जब उसको हम लोग हटाएं उस फोर्स को, जिस फोर्स से हम उसको दबाए हैं, तो जब उस फोर्स को हटाया जाएगा तो पुनः वह अपनी प्रारंभिक आकार धारण कर लेता है, तो उसको प्रत्यास्थ बल बोला जाता है। यानी कह सकते हैं वो प्रत्यास्थ बल हो गया। अब हमें यहाँ प्रत्यास्थ बहुलक जानेंगे। तो प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसके एकलक अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरियां अत्यंत, अंतराणविक दूरियां नहीं, अंतराणविक आकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है, उसको हम प्रत्यास्थ बहुलक बोलते हैं। यानी वैसे बहुलक जिसमें अंतराणविक आकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है, प्रत्यास्थ बहुलक का। अंतराणविक आकर्षण बल जिसमें अत्यंत कमजोर होगा, प्रत्यास्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो लब्बड़। लब्बड़ मतलब समझते हो? लब्बड़ मतलब लब्बड़ नहीं, रबड़। रबड़ को अगर हम दबाएंगे तो फैलेगा, फिर हाथ हटा दीजिए, फोर्स हटा दीजिए तो फिर वही अपनी प्रारंभिक आकार धारण कर लेता है। तो इलास्टोमर्स क्या होता है? तो यानी जिसमें अगर ये प्रत्यास्थ गुण पाया जाएगा वह प्रत्यास्थ बहुलक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप आ जाइएगा पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन जो है यह नेचुरल रबर भी है, नेचुरल रबर, प्राकृतिक बहुलक भी इसी को बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन को। इसके बाद आप आ सकते हैं ब्यूना एस, इसके बाद ब्यूना एन, इसके बाद नियोप्रीन। ये सब रबर का ही एक पार्ट
डॉट डॉट etc, ये सब रबर है। आगे अगला क्लास में आप लोगों को शायद बताएंगे रबर क्या है। तो रबर क्या है, तो यानी पॉलीआइसोप्रीन, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रत्यास्थ बहुलक। ऐसे बहुलक के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है, ठीक, जिसको अगर हम लोग दबाएंगे तो उसमें वो फैल जाएगा, फिर जब उसको हटाइएगा तो अपने प्रारंभिक आकार धारण कर लेता है। अब तंतु या रेशे बहुलक है, तो वैसे बहुलक जिसमें एकलक यानी वैसे बहुलक जिसके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, अंतराणविक आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, उसको आप तंतु या रेशे बहुलक बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो, इसके एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं तंतु या रेशे में, नाइलॉन 6/6, नाइलॉन 6/6, नाइलॉन 6, टेरिलीन, टेरिलीन, ग्लिप्टल, ठीक, टेरिलीन नहीं होगा, ग्लिप्टल होगा, सॉरी, ग्लिप्टल, नहीं जी, टेरिलीन होगा, ग्लिप्टल इसका एग्जाम्पल है। टेरिलीन, टेरिलीन डॉट डॉट etc, ये आपको तंतु या रेशे कहलाते हैं। ये इस बहुलक के अणुओं के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत हो सकता है। रेशे मतलब रेशेदार होता है। ऐसे भी आप देखते हैं नायलॉन 6/6 टायर वगैरह बनाने में यूज होता है, तो उसमें रेशे जैसा होती है। और टेरिलीन डेक्रान को बोला जाता है, तो ये भी इसमें भी फाइबर के भी समान होता है, यानी इसमें भी आप लोग को रेशेदार भी मिलता है। इन अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल अत्यधिक स्ट्रॉन्ग होता है। अब ताप सुगंध और ताप दृढ़ बहुलक, ये दोनों को हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक के अंतर्गत इसको रखा गया है। तब इस ताप सुगंध बहुलक किसे कहते हैं? तो इसका नाम है सुगंध, मतलब आप लोग समझते हैं नॉर्मल, जो आसानी से हो जाता है। तो वैसे बहुलक जिसे गर्म करने पर वो आसानी से पिघल जाता है, उसको हम चाहे जिस सांचा में ढलना चाहे उस सांचा में आसानी से ढला जा सकता है, उसको ताप सुगंध कहा जाता है। और जिसमें ऐसा नेचर नहीं होता है वो ताप दृढ़ होता है, यानी वैसे बहुलक इसको गर्म करने पर वह पिघलता नहीं है। तो या अगर कुछ देर तक गर्म कर दिए तो जलना प्रारंभ कर देता है, तो या फिर अगर एक बार मुलायम भी हो गया तो अपना दोबारा में सांचा में नहीं ढला जा सकता, उसको ताप दृढ़ बोला जाता है। और ताप सुगंध में क्या होता है कि जिसको अगर हम लोग चाहे जिस यूज में उस यूज में ला सकते हैं, ताप सुगंध होता है। जैसे कि इसमें इसको एक बार गर्म किए, गर्म करने के बाद ये पिघल गया, जब पिघल जाएगा तो पुनः इसको अगर हम चाहे जिस सांचा में डालना चाहेंगे उस सांचा में आसानी से डाला जा सकता है, वो ताप सुगंध होता है। ताप दृढ़ में ऐसा नहीं होता। और इन दोनों के अणुओं के बीच में जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है इन दोनों के मध्य होता है, यानी इसमें सबसे कम होता है और इसमें सबसे बीच होता है। तो यानी इनके बीच में इससे ज्यादा और इससे कम होता है, ये ताप सुगंध कहलाता है। आप लोग एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक, कि इनके अणुओं के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है प्रत्यास्थ बहुलक से ज्यादा और तंतु या रेशे बहुलक से कम होता है। ये अब इसके एग्जांपल में जब चलवा जाता है आप लोगों को पॉलीथीन, क्या आता है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल उसमें लिख रहा था डॉट डॉट etc, ये सब ताप सुगंध के बहुलक है। तो इसको हम लोग चाहें तो गर्म करने के बाद फिर मुलायम होगा, मुलायम जब हो जाएगा तो इसको जिस सांचे में डालेंगे उसके आकार ये धारण कर लेगा, ताप सुगंध होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जैसे इसका एग्जांपल में आप लोग ले लीजिएगा बैकेलाइट, रेजिन, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड डॉट 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 etc, ये आप लोग को ताप दृढ़ बहुलक हो गया, ठीक। तो ये जो हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, आणविक आकर्षण बल के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो आणविक बल के आधार पर बहुलक कितने तरह के? 4 तरह के, प्रत्यास्थ बहुलक, तंतु या रेशे बहुलक, ताप सुगंध बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? वैसे बहुलक जिसमें एकलक, वैसे बहुलक जिनके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है, उसको प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं?
वैसे बहुलक जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है प्रत्यास्थ बहुलक कहलाता है। तंतु या रेशे बहुलक किसे कहते हैं? वैसे बहुलक जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी अत्यधिक होता है, वह तंतु या रेशे बहुलक कहलाता है। ताप सुगठ्य बहुलक वैसे बहुलक जिनके अणुओं के बीच आकर्षण जो बल होता है प्रत्यास्थ बहुलक से अधिक और तंतु बहुलक से कम होता है, उसको ताप सुगठ्य बहुलक कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे बहुलक इसको गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, और जब मुलायम होता है तो इसको हम जिस साँचा में चाहे उस साँचा में आसानी से ढाल सकते हैं, तो वह हम लोग का ताप सुगठ्य होता है। और ताप द्रव्य बहुलक में वैसे बहुलक जिसको गर्म करने पर वह पिघलता नहीं है, या एक बार जब पिघल गया तो पुनः उसको किसी दूसरे साँचा में ढालकर दूसरा आकार धारण नहीं किया जा सकता, वह ताप द्रव्य बहुलक कहलाता है। ठीक, अब यहाँ एक सबसे मस्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, या नोट में अगर हम लोग अपने पास नोट करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल आप लोग को मिल जाएगा। एग्जांपल मिल गया, पॉलीथीन हो गया, क्या हो गया? पॉलीथीन हो गया, नियोप्रीन हो गया, नियोप्रीन हो गया, और इसके बाद हम ले लेते हैं नायलॉन, नायलॉन 66 हो गया, ये दे दिया। और यहाँ पर आप क्या करेगा कि इसको बोलेगा कि अंतराण्विक निम्नलिखित बहुलक को अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखें। ये क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित बहुलक को अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अब इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन किस प्रकार का बहुलक है। आकर्षण बल बोल दिया तो ऑटोमेटिक है कि आणविक बल के आधार पर हम लोग को बताना है। तो पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन किसका एग्जांपल में लिए हैं? तो मान के चलिए इसको आप बोल सकते हैं प्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है? प्लास्टिक है। नियोप्रीन क्या है? तो नियोप्रीन आपको फाइबर, फाइब्रेस है। नायलॉन 66 क्या है? नियोप्रीन फाइब्रेस नहीं, इलास्टोमर्स है, इलास्टोमर्स है। और नायलॉन 66 क्या है? तो ये फाइब्रेस। ठीक, ये चूंकि हम लिखे हैं, आप लोगों को ये देखते देखते समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस पॉलीथीन किस प्रकार का है, तो प्लास्टिक है, नियोप्रीन किस प्रकार का है, इलास्टोमर्स है, नायलॉन 66 किस प्रकार का है, फाइब्रेस है। अब हम बोल रहे हैं क्योंकि इसको अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखे, तो आपको बताया है कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है? तो फाइब्रेस में होता है। वो सबसे कम किस में होता है? तो इलास्टोमर्स में होता है। बीच में क्या जाता है? तो प्लास्टिक का जाता है। यानी ये नोट आपका हो गया कि सबसे कम इलास्टोमर्स, जो इलास्टोमर्स का एग्जांपल होगा उनके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होगा। इसके बाद प्लास्टिक के बीच, किसके बीच? प्लास्टिक के, और तब लास्ट में आपको आ जाएगा क्या? फाइब्रेस। ये इन इसके बीच, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था। अब इसको हम मिटा देते हैं, और मिटा कर अब पूछेंगे आपसे कि इसमें किसके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। तो एग्जांपल पूछिए, तो फाइब्रेस का एग्जांपल नायलॉन 66 है। पॉलीथीन किसका है? तो प्लास्टिक का है। नियोप्रीन किसका है? तो इलास्टोमर्स का है। तो आप बताइएगा कि नियोप्रीन का अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम, इसके बाद किसका? तो पॉलीथीन का, इसके बाद किसका? तो नायलॉन 66 का, नायलॉन 66 का। अब चलिए, ये हमने आपको क्वेश्चन दिया, क्या ये क्वेश्चन था? क्वेश्चन यह था कि निम्न लिखित बहुलक को अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यह क्वेश्चन हो, क्या क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित बहुलक को अंतराण्विक आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? पॉलीथीन, नियोप्रीन, नायलॉन 66।
अब हमको पहचानना है कि पॉलीथीन, नियोप्रीन और नायलॉन 6 में कौन फाइब्रेस है, कौन प्लास्टिक है, कौन इलास्टोमर्स है। जो बच्चा ये पहचान है वो आसानी से व्यवस्थित करेगा, जो नहीं पहचानेगा आसानी से व्यवस्थित नहीं करेगा। पहचानने का मात्र एक ही विकल्प है, ये हम लोग का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इलास्टोमर्स क्या है। तो ऐसे बोलो जिसमें अंतराणु का आकर्षण बल ज्यादा है, तब किसमें ज्यादा हो सकता है, सॉरी जिसमें सबसे कम होता है इलास्टोमर्स होता है, सबसे ज्यादा इसमें होता है, ये दोनों के बीच में। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आने वाले हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आने वाले हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आने वाले हैं, आपके पास भगवान ने भेजा है। अगर उसका उपयोग करिएगा तो ये आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर एक एग्जांपल और यहाँ कर लेते हैं। जैसे ये तो चुके बना दिए, मान लो फिर हमें क्वेश्चन यहाँ बी देंगे आपको। बी में क्वेश्चन क्या दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में हम आपको दे देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद फिर ले लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बाद टेरिलीन और फिर आपको ले लेते हैं ब्यूनाइन। अब बोलेगा कि ये जो बहुलक है तीनों, अब इसको अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अब सबसे ज्यादा पहले चूज करेंगे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड किस प्रकार के बहुलक है, तो दिमाग में आना चाहिए कि ये थर्मोसेटिंग है। कौन सा बहुलक है, तो थर्मोसेटिंग है। देखिए यहाँ थर्मोसेटिंग में एग्जाम्पल दिए हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर इसके बाद टेरिलीन आ गया, तो टेरिलीन किस प्रकार का है, तो फाइब्रेस है। फिर इसके बाद ब्यूनाइन आ गया, तो ब्यूनाइन किस प्रकार का है, तो इलास्टोमर्स है। तो अब आपके माइंड में ये सेट हो गया कि ये इलास्टोमर्स है, यानी प्रत्यास्थ है, ये तंतु है और ये ताप सुगंध है, प्लास्टिक है। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि बढ़ते क्रम में लिखना है अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर। तो आप खुद बताइए सबसे कम अंतराणविक आकर्षण बल किसमें, तो प्रत्यास्थ बहुलक में। प्रत्यास्थ बहुलक का एग्जाम्पल कौन है, तो ब्यूनाइन। तो ब्यूनाइन को सबसे पहले आप लिखिएगा, ठीक। इसके बाद आपको ये अप्रत्यास्थ बहुलक के लिए ज्यादा आकर्षण बल किसका होता है, तो प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का एग्जाम्पल इसमें कौन है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जिसको हम पीवीसी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब पीवीसी प्लास्टिक हो गया। अब प्लास्टिक से ज्यादा आकर्षण बल किसका है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसका है, तो फाइब्रेस का है। तो इसके बाद फाइब्रेस कौन है, तो टेरिलीन है। तो इस तरह से आपका इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनाने का प्रक्रिया है, ये वाला पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यानी इसको आप यहाँ बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर बहुलक को बढ़ते क्रम, बहुलक का बढ़ते क्रम, अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर बहुलक का बढ़ते क्रम, यानी सबसे कम इलास्टोमर्स का, इसके बाद प्लास्टिक का, सबसे इसके बाद क्या बोलते हैं तंतु या रेशे का, ठीक। चलिए, तो ये था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। कोई दिक्कत जब भी होगा, एक बार इसको इसी में आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि किसमें अंतराणविक आकर्षण बल कम है, किसमें ज्यादा है। इसके लिए आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है, मात्र ये चीज याद कर लेना है कि सबसे कम इलास्टोमर्स है, इसके बाद सबसे ज्यादा प्लास्टिक में और सबसे ज्यादा किसमें, फाइब्रेस में। अब फाइब्रेस के एग्जाम्पल कौन है, तो फाइब्रेस के एग्जाम्पल में जितने नायलॉन 6, टेरिलीन ऐसे रिलेटेड जिसमें रेशेदार जो होता है, तंतु जैसा होता है, उसको हम फाइब्रेस बोलेंगे। अब प्रत्यास्थ में जिसको हम फोर्स दें तो फैल सके, फिर फोर्स हटाए तो अपनी प्रारंभिक आकार धारण कर ले, जैसे पॉलीआइसोप्रीन, ब्यूनाइन, नियोप्रीन। अब आ जाइएगा ताप सुगंध और तापीकरण, तो ये दोनों प्लास्टिक का पार्ट है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, तो इसको बीच में व्यवस्थित कर दीजिएगा। जैसे कि इस सब एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं स्टोव। हाँ बच्चों, तो ये आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए सबसे मेन ये इसका है कि इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगों को
क्लियर रहेगा तो ये आसानी से होगा। इसका यही मेन क्वेश्चन है। ये आप लोग को एनसीईआरटी जब सोल्व करिएगा तो उसमें ये एक प्रॉब्लम आप लोग को मिलेगा कि निम्नलिखित बहुलक को अंतराणु का आकर्षण बल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, अब देखिए ये तो आप लोग बहुलक पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट है। आप लोग को जब भी देता है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे देता है। इसका क्वेश्चन देता है बहुलक से क्या समझते हैं, बहुलक का वर्गीकरण व्याख्या करते हैं। तो जब ये आएगा तो सबसे पहले आप बहुलक का डेफिनेशन दीजिएगा। बहुलक का डेफिनेशन के बाद आप लोग वर्गीकरण कराइएगा। तो वर्गीकरण आप लोग को 4 तरह से कराया है, तो 4 तरह से बारी बारी से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास जब आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास हो सकता है तो इसी में लेंगे, क्योंकि वो अब हम लोग का बहुलक टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन जो कंपटीशन की व्यू से है उसको हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें आप लोग को मिलेगा सम इम्पोर्टेंट कमर्शियली पॉलीमर्स। ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे सम इम्पोर्टेंट कमर्शियली पॉलीमर्स, कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायिक बहुलक, व्यवसायिक जो व्यवसाय में लिया जाता है उस तरह के। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, सीरियल बाय सीरियल, क्लास जैसे हम क्लास वाइज बनाकर अपलोड कर रहे हैं उस तरह से अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कभी मान लेते हैं लिखावट में अगर आप लोगों को समझ में न आए तो थोड़ा सा अगर आवाज को अगर ध्यान देकर सुनिएगा तो वो चीज को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।